नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। जब सरकार बदलती है तो ये माना जाता है कि पिछली सरकार के फैसलों की समीक्षा होगी और वो मामले जिन पर विपक्ष में रहते सवाल उठाए हों, सत्ता मिलने पर उनकी जांच होगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर ऐसा ही लग रहा था, लेकिन मंदसौर गोलीकांड और नर्मदा बेल्ट में वृक्षारोपण को लेकर वर्तमान सरकार पिछली सरकार को सही ठहराती नजर आई। लेकिन जब राजा साहब नाराज हुए तो सफाई देने की नौबत तक आ गई, लेकिन क्लीन चिट पर कलह शुरू हो गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। राजा ने लगाई फटकार, तब जागी सरकार। क्लीन चिट पर हुई खिंचाई, मंत्री देने लगे सफाई। प्रदेश में सरकार बदले अभी 2 महीने भी नहीं हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सीएम कमलनाथ की सरकार गैरों से कम अपनों से ज्यादा परेशान है। विधानसभा का संक्षिप्त सत्र सोमवार को शुरू हुआ तो ये उम्मीद थी कि सरकार को कानून व्यवस्था और हालिया फैसलों के लिए विपक्ष का हमला झेलना पड़ेगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि देकर सदन स्थगित हो गया और विपक्ष के हमले से फिलहाल राहत मिल गई थी, लेकिन अपने ही विधायकों ने मंदसौर गोलीकांड और नर्मदा बेल्ट में वृक्षारोपण कर वर्ल्ड रिकॉर्ड पर सवाल किया तो लिखित जवाब से 2 मंत्रियों ने अपनी सरकार को ही उलझा दिया। ये मंत्री थे गृह मंत्री बाला बच्चन और वन मंत्री उमंग सिंहार। दोनों मंत्री पिछली सरकार को क्लीन चिट देते नजर आए। बस फिर क्या था? मध्य प्रदेश की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को तुरंत समझ में आ गया कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और बीजेपी इसे जमकर भुनाएगी। राजा ने डैमेज कंट्रोल के लिए मंत्रियों की ढाल बनने के बजाय उन्हीं की क्लास लगा दी। गृह मंत्री जी ने अपने जवाब में कह दिया कि मंदसौर की जो पुलिस फायरिंग हुई थी किसानों पर, उसको उन्होंने जस्टिफाई कर दिया। ये तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरा, माननीय वन मंत्री जी ने जवाब दे दिया कि नर्मदा किनारे जितने भी पेड़ लगाए गए सही लगाए, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अरे मैं 3100 किलोमीटर चला हूँ जनाब, आप कितने किलोमीटर चले हैं जरा पता लगाइए। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। क्या जरूरत है माननीय मंत्री जी को भाजपा को डिफेंड करने की? अब जब दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज ने खिंचाई की तो दोनों मंत्रियों की सफाई भी आ गई। ये अभी जो न्यायिक जांच रिपोर्ट आई, यस ये देखो, जांच रिपोर्ट जो आई है इस पे हमें जो निर्णय लेना है, जो डिसीजन लेना है हम लेंगे इस पे जी। नहीं, उसके लिए देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं, वो रिपोर्ट आने के, देखो हमने इसीलिए कोट किया है कि जो रिपोर्ट का परीक्षण के बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे, और हमने कोई क्लीन चिट नहीं दी है। सरकार इस पे काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी द्वारा गिनीज वर्ल्ड खाने के लिए 6.5 करोड़ पौधों का पौधारोपण जो नर्मदा किनारे किया गया था, वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि वन विभाग के अलावा कई विभाग उसमें शामिल थे। वन विभाग ने 7 करोड़ में से सिर्फ 3 करोड़ पौधे लगाए हैं, बाकी अन्य विभाग ने लगाए 4 करोड़ पौधे। एक चीज ये कहना चाहूंगा, और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि नर्मदा मैया के साथ पौधे लगा के जिस प्रकार इन्होंने धोखा किया उसकी हम पूरी जांच करा रहे हैं। और रही बात प्रश्न की बात, कि जो प्रश्न था उस प्रश्न घ के अंदर स्पष्ट है कि हमारे डिपार्टमेंट के विभाग प्रमुख वन के उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि हम इसकी पुनः परीक्षण करके मूल्यांकन करके जांच कराएंगे। खैर, सफाई तो आ गई, लेकिन सफाई के बाद ये बात तो साफ हो गई कि क्लीन चिट पर कांग्रेस में एक राय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी भोपाल।
तो खिंचाई और सफाई के सिलसिले से एक बात तो साफ है कि पार्टी में एक राय नहीं है, लेकिन तो इस खींचतान से कितना नफा नुकसान होगा, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है स्टूडियो में। कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश सिंह बुंदेला जी, बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण नापित जी और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बुंदेला जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। कांग्रेस में खींचतान है, इससे पहले हम दिखाते हैं सीएम कमलनाथ का एक ट्वीट। तो देख सकते हैं आप, ट्वीट में ये लिखा है, ना हम मंदसौर में किसान भाइयों पर हुए गोलीकांड के दोषियों को बख्शेंगे और ना पौधारोपण घोटाले के दोषियों को छोड़ेंगे और ना ही सिंगस्त में हुई आर्थिक अनियमितताओं के दोषियों को, चाहे पीड़ित किसान भाइयों को न्याय दिलवाना हो या घोटाले करने वालों को सजा दिलवाना, यह हमारा संकल्प है। तो बुंदेला जी, संकल्प तो आप ले लेते हैं, लेकिन कहा जाए बीजेपी को तो क्लीन चिट दे देते हैं सदन में, क्या कहेंगे? सचिन जी, ये सिर्फ शब्दों का फेर है और अपने अपने सोचने का, सुनने का तरीका है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा गृह मंत्री जी की बात, जो बाला बच्चन जी ने बात जो बोली है, उनने स्पष्ट तौर पे उसके बाद उनने फिर जब दोबारा बयान दिया, उनने उस चीज को क्लियर किया कि देखिए, हम ये तो देखिए कहना पड़ेगा ना कि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, व्यवस्था को कायम करने के लिए वो गोलीकांड हुआ, लेकिन इस बात को क्या कोई झुठला सकता है कि क्या इनकार कर सकता है कि उस गोलीकांड में 6 किसानों की मौत नहीं हुई? ये तो हुई है सचिन जी, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो उनका कहने का तात्पर्य यही था कि जो गोलीकांड जो हुआ है वो पुलिस के द्वारा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, रखने की व्यवस्था, कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए किया गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो गोलीकांड के लिए पुलिस दोषी नहीं है। देखिए, आज वो उसी विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा कि हम बाकायदा जांच करा रहे हैं, जैन कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बाकायदा हम देखेंगे, इसमें अगर कोई अधिकारी या पुलिस कर्मी कोई दोषी पाए गए तो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये मंत्री जी ने बुंदेला जी बिल्कुल कहा जी। इससे पहले क्या कहा उस पर भी हमने बात की, और लेकिन दिग्विजय सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा मंत्री को जरूरत क्या है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी एक बहुत वरिष्ठ नेता है, ठीक है, लेकिन ये है कि ठीक है, एक बहुत सीनियर नेता है और उनकी निश्चित तौर पे मंत्रियों को या नेताओं को समझाइश देने का उनको पूरा हक है। वो कांग्रेस पार्टी के सरकार के मध्य प्रदेश में वट वृक्ष की तरह हैं। तो अगर वो कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि ठीक है, जो भी अगर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा है तो वो अपना उनका एक कहने का तरीका है, लेकिन उनका कहने का मतलब था, लेकिन ये भी हो सकता है कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने जो बयान दिया है या इस बयान के बीच में कितना समय रहा है, कितना गैप रहा, ये बात भी है जी। तो बिल्कुल, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। प्रवीण जी, क्या कहेंगे आप? आपको तो बैठे बैठे क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उसके बाद फिर दोषी साबित हो गए आप। ना उनके कहने से ना तो हमको क्लीन चिट चाहिए थी, ना उनके कहने से जो लोग खुद दोषी रहे हों, जिन्होंने बैतूल के बाद जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार में क्या किसान नहीं मरे? कैसे बात करते हैं? 40 किसानों रहा और उन्होंने तो दिया क्या है, गोचर की भूमि और इन सब पे मैं नहीं जाना चाहता। मेरा कहना ये है, बाला बच्चन जी ने कहा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर हमको बचाना पड़ा, शासकीय संपत्ति को बचाना, आप खुद देखिए, आपके पास वो फुटेज भी है कि कलेक्टर दौड़ लगा रहे थे, किसी एक बहुत बड़े राष्ट्रीय मीडिया के पत्रकार थे, वो उनको भी लोग मार रहे थे, ब्रजेश राजपूत भी दौड़ लगा रहे थे। तो जनता, और दौड़ कौन लगवा रहा था? ये कांग्रेसी लोग थे, वो चिल्ला रहे थे तेरी अच्छा नहीं लगेगा, और फिर वो बार बार चिल्लाते थे अगर मैं फंस गया तो मुझे बचा लेना। वो भी कौन था? मंडी का था, वो भी था। दूसरा आदमी चिल्लाते कांग्रेस में थाने में आग लगा दो, वो भी फुटेज आपने देखे। तो और चलिए, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई आपकी सरकार? जी, वो तो FIR दर्ज है उन पे। तो अगर एक चीज मानेंगे आप कि आपका इंटेलिजेंस फेल हुआ था उस समय? सचिन जी, मुझे प्रवीण जी, एक चीज मानेंगे आपका इंटेलिजेंस फेल हुआ था? मुझे बोलने दीजिए, उन पे FIR दर्ज है। FIR दर्ज होने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई हो जाती है, कोर्ट में जाता है। हम कोर्ट नहीं है, कोर्ट जो भी सजा होगी उस समय के जो भी FIR होगा, जिस अधिकारी ने किया होगा वो कानूनी लड़ाई लड़ेगा। दिग्विजय सिंह जी को बुरा ये लगा कि नर्मदा जी के, उन्होंने कहा पेड़ लगे थे। अब आप इस चित्र को देखिए, उमंग सिंगार बोल रहे हैं, उनके बगल में एक प्रवक्ता खड़ा है, दूसरा प्रवक्ता दूसरी जगह खड़ा, पीछे मुख्यमंत्री के OSD खड़े हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बंदूक की नोक पर उनको ला के कहा गया है कि तुमने जो बयान किया वो गलत है। और इन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी का बयान आप सुनिए, वो क्या कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों के काम के लिए क्यों डिफाइन कर रहे हैं?
अरे भैया, सरकार कोई सी भी हो, चाहे ये वाली सरकार हो चाहे वो वाली सरकार हो, जब सरकार सामने आती है उसके ऊपर कागज सामने होते हैं, जो सच होता है वही बोला जाता है। दिग्विजय सिंह ने तो तब भी कहा था, दिल्ली के एनकाउंटर को इतने गलत ठहरा दिया था। चलिए दिल्ली नहीं चल रहे अपन यहीं की बात कर ले रहे हैं। एक मेरा ये सवाल है, आप मानते हैं आपके शासनकाल में जो मंदसौर गोलीकांड हुआ उस समय इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल हो चुका था? आपकी सरकार के नुमाइंदे भोपाल में जरूर बैठे थे, लेकिन उन्हें किसी तरह से सूचना नहीं मिल पा रही थी। देखिए, इंटेलिजेंस फेल्यूर ऐसा नहीं होता है। इंटेलिजेंस फेल्यूर आंदोलन था, आंदोलन की स्थिति में कुछ भ्रामक लोग और कुछ अपराधी लोग घुस गए थे। आंदोलन की जानकारी थी, अगर नहीं, आप ये देखिए कि जो भ्रामक और अपराधी लोग आए थे, इसके 24 घंटे के अंदर संभाल लिया था। तो इंटेलिजेंस का इनपुट तो था, पर ये कौन सी पार्टी करा रही है, उसके अंदर लोग कौन अपराधी टाइप के घुस गए जो बसों को, और आप देखिए वो बसों के लोग। कह रहा हूं, आपका इंटेलिजेंस फेल था, आप मानिए ना, स्वीकार कीजिए ना कि आपकी मुखबिर तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका था, कि जो दूसरी पार्टी के लोग आगे आपके कहे अनुसार जो ये सब ये भी जानकारी, पर ये नहीं थी जानकारी कि जानलेवा तक हमला करेंगे ये लोग। चलिए ठीक है, ये तंत्र फेल था। चलिए सुरेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। सदन में कुछ और बयान आता है, उसके बाद कुछ और आता है, बीच में नेताजी आ जाते हैं, उसके बाद फिर बयान की दिशा ही पलट जाती है। किस दृष्टि से देखेंगे आप? देखिए, सदन राजनीति का मंच नहीं है, और बाहर जो है नेता और प्रवक्ता ये राजनीति की स्टेटमेंट देते हैं, तो सदन में तो वही कहना पड़ेगा, नहीं तो डिफॉर्मेशन लग जाता है जी। तो उसके लिए जो है वहाँ जानकारी वही दी जाती है जो जानकारी शासन की तरफ से उपलब्ध होती है जी। कई बार तो मैं समझता हूँ कि मंत्री जो है ना वो बोलना नहीं चाहता होगा, और उसके सामने वैसे दस्तावेज आ जाते हैं जिनके आधार पर उनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले कुछ स्टेटमेंट दे चुका है बाहर रह करके। जैसे मान लो बाला बच्चन जी का ही अपन कह रहे हैं, बाला बच्चन जी जब विधायक थे विपक्ष के, तब उन्होंने इसी मुद्दे पर सवाल उठाए थे अनेकों बार, और वो सरकार के इसी जवाब से संतुष्ट नहीं थे। लेकिन अब मंत्री के रूप में जब उनके सामने वही सवाल का जवाब आया तो उन्हें वही सदन में करना पड़ा। एक और बड़ी बात रहती है कि जो तारांकित प्रश्न होते हैं उसमें कोई सवाल जवाब नहीं होता, तो मोटे तौर पर वो दब जाते हैं, और जब सवाल जवाब होता है तो मंत्री को भी आगे कुछ और बोलने का अवसर मिल जाता है, वो राजनीतिक सवाल का राजनीतिक जवाब भी दे सकता है जो सदन के रिकॉर्ड में आ जाता है। इस पर कोई रिकॉर्ड में नहीं आता, तो इसलिए मुझे लगता है इस सारे मामले में देखिए एक जो दस्तावेजीकरण है वो जवाब है, और वो जो है वो क्लीन चिट है, क्योंकि प्रशासन जो है इस सारे मामले देखिए ना तो शिवराज जी ने गोली चलाई और ना जो है कमलनाथ जी उसको गोली चलाने जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के जो नेता तो इसलिए दोषी होता है कि वो चूंकि शासन तंत्र का मुखिया होता है। तो मुझे कई बार ये लगता है कि इस प्रकार के जो सवाल जवाब हैं वो सवाल जवाब प्रशासन तैयार करके देता है निचले स्तर से और ऊपर के स्तर तक। अब उसको यदि कोई मैनेज कर ले तो ठीक है, नहीं करता तो ये स्थिति जो बन रही है ये बनेगी। अब इसमें एक सवाल निकल के आता है जो मेरे जहन में है, वो ये है कि जो प्रशासन तंत्र है वो कमलनाथ जी को मदद नहीं कर रहा। आप 4-5 उदाहरण दे रहा हूं मैं। पहला उदाहरण ये है कि आप जो हम जिस विषय पर डिबेट कर रहे हैं वो क्यों इस प्रकार के सवाल के जवाब बनाए गए, जो जवाब जो है, क्योंकि जवाब बनाने वाला भी प्रशासन तंत्र होता है, तो वो जवाब बनाने में बच सकता था जो नहीं बचा। स्थानांतरणों का मामला ले लीजिए, क्या जरूरी है कि एक दिन में ही पूरा घर के बदल डालूंगा वाली स्थिति, तो ये कोई कमलनाथ जी थोड़ी कह रहे होंगे कि आप सारे बदल डालो, लेकिन एक प्रक्रिया को ऐसा शुरू कर दिया गया। वंदे मातरम वाला मामला, वंदे मातरम वाले मामले का तो मुझे अच्छे से मालूम है, रूटीन में 1 तारीख को वंदे मातरम होना था, उसकी फाइल मुख्यमंत्री जी से अप्रूवल के लिए गई। मुख्यमंत्री जी ने पूछा कितने लोग वंदे मातरम में आते हैं, उन्होंने कहा साहब 100-150। तो बोल फिर क्या उचित है इसका, छोड़ो। अब उनको नहीं मालूम था या ना प्रस्तुत किया गया उनके सामने कि आप वंदे मातरम का राजनीतिक बवाल हो जाएगा। देखिए, देश की राजनीति करने वाला एक व्यक्ति प्रदेश की राजनीति जब करने लगता है तो जो ब्रॉड माइंडेड सोच होती है वो बहुत एक स्टेट की सीमित हो जाती है, और उसके छोटे छोटे राजनीतिक जो जिसको गुण अवगुण होते हैं उसका उपयोग उसमें हो जाता है, और कमलनाथ जी इसी के शिकार हो रहे हैं। अगली बात मैं केवल ये कह करके, आप मौका देंगे तो बोलूँगा, अगली ये है कि दिग्विजय सिंह जी को अभी समन्वयक के पद से हटाया गया है, और जब समन्वयक के पद से हटाया गया है तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में राजनीतिक पीड़ा तो होगी, और उसका प्रकटीकरण है ये कि उन्होंने अपने ही मंत्रियों को डांट दिया। मुझे नहीं लगता कि इस सारे मामले में आप उन्हें समझाइए। 2 आदिवासी मंत्री हैं
हम आदिवासियों का संरक्षण करने की बात करते हैं। यदि उनके द्वारा उनके अधिकारियों ने उनसे गलत करा लिया तो मुझे लगता है हमें उनका संरक्षण करना चाहिए था। दिग्विजय सिंह जी को इस तरह नहीं डांटना चाहिए था सार्वजनिक रूप से उनको। हालांकि वो बड़े नेता हैं, मैं तो भाई बरसों से उनको देख रहा हूं, तो हो सकता है उनने कुछ सोच समझ के डांटा होगा। तो कोई एक पत्रकार यही विचार निकालेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल है कि यही विचार निकलेंगे। अवनीश जी, सार्वजनिक मंच से इस तरह से फटकार लगाना, जो कि जनप्रतिनिधि हैं, उसके बाद कैबिनेट का जिम्मा जिनके पास है, कहां तक उचित? दोनों आदिवासी भी हैं, दोनों आदिवासी भी हैं। चलिए जी, एक बात आपको बताऊं, ये सार्वजनिक मंच से फटकार लगाना नहीं है, ये एक वरिष्ठ नेता होने के नाते उनको एक समझाइश देना ये उनका हक है, वो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कई बार आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में भी कई सारे ऐसे मामले आए जहां आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने समझाइश दी। हाँ, नहीं, फोन करके भी बोल सकते हैं। अवनीश जी सुन लीजिए, ये देखिए कांग्रेस में प्रवीण जी बनावटीपन नहीं है, ये बनावटीपन भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। जभी तो कमलनाथ जी ने कहा यहाँ जो आप उठ जाइए यहाँ से, 2.5 साल के लिए निलंबित कर दूंगा आपको। और एक बात और सुनिए, अभी आदरणीय पत्रकार महोदय जो कह रहे थे शर्मा जी कि अभी उनको समन्वय समिति से हटाए। देखिए आप मुझे बताइए, जब विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए तो देखिए उस विधानसभा चुनाव की समन्वय समिति के उसमें वो थे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, ठीक है। जब विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए तो विधानसभा चुनाव की जो जितनी कमेटियां बनाई गई थी भाई वो सारी कमेटियां खत्म हो गई। नहीं, गलत बात, अरे गलत बात। अविनाश जी, अरे आप प्रवक्ता बनाए थे सारे लोगों को, आपने हटाया क्या? अरे आप प्रवीण जी, चलिए मैं आता हूं। प्रवीण जी, चलिए प्रवीण जी मैं पूछ लूंगा, कृपया करके मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए, ठीक है? बोलिए। आप अभी हमारे और भी नई समितियां बनी हैं, वो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हैं। आप पता करिए, अभी परसों लिस्ट आई है और भी नई समितियां बनी हैं। तो अवनीश जी एक सवाल ये भी होता है, उन्होंने क्या कहा 3100 किलोमीटर की यात्रा मैंने की है। बिल्कुल, ये कितने किलोमीटर चले हैं, इसका क्या शब्द निकाला जाए, क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए दिग्विजय सिंह जी ने, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि मेरी यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत धार्मिक यात्रा है और कृपया करके इसका राजनीतिकरण ना किया जाए। तो देखिए उनने इसका एक उदाहरण देते हुए कि निश्चित तौर पे उन्होंने 3100 किलोमीटर जो व्यक्ति पैदल चला हो, जिस व्यक्ति की आयु 70 साल से ज्यादा हो, तो उनको कहने का पूरा हक है कि भाई आप जाके देखिए। बिल्कुल आप देखिए वहां पे भी आप और सुनिए, जो वन विभाग ने पौधों की जीवितता की जो रिपोर्ट बनाई थी वो हमने नहीं बनाई थी, वो 2017 में वो रिपोर्ट वो स्वयं फॉरेस्ट की रिपोर्ट है, फॉरेस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, फॉरेस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी मंत्री जी ने क्या कहा था, 3.5 करोड़ वन विभाग ने लगाए, बाकी अन्य विभागों ने लगाए, यानी 3.5 करोड़ वन विभाग के द्वारा लगे और बाकी अन्य विभागों ने लगे, यानी कि पौधे लगे हैं। देखिए एक बात मुझे बताइए, सबसे खास बात आप ये बताइए, 6 करोड़ पौधों का आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि मैंने 6 करोड़ पौधे लगाए हैं। और अगर 6 करोड़ पौधे लगाए हैं, आप देखें अगर मैं 50 रुपए का भी एक पौधा मानूं तो आप उसकी वैल्यू लगाइए कितने होते हैं। तो सबसे खास बात है, मैं भी अभी नर्मदा मैया के दर्शन करने का मुझे कभी कोई पौधा दिखाई नहीं दिया, तो उस जगह मैं बिल्कुल कहूंगा कि चलिए प्रवीण जी कहां लगाए थे आपने पौधे? बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अवनीश को तो कोई पौधा दिखाई नहीं दिया है, कहां लगाए थे पौधे? नहीं, उनको जब उनके बड़े नेता को नहीं दिखे तो वो कैसे कह देंगे मुझे देखिए, इनका तो बद हो जाएगा। और सुन लीजिए, अभी पौधों की जीवितता की रिपोर्ट 2017 में, आप ध्यान रखिए 2017 में उस समय के जो भी फॉरेस्ट के अधिकारी रहे हैं उनने सबमिट की, तो बकायदा ये जीवितता की रिपोर्ट जांच कराने के आदेश इनकी सरकार, शिवराज सिंह सरकार के द्वारा ही किया गया था। तो आप भाई पौधों की जीवितता की दोबारा रिपोर्ट आई है, तो उसमें आपने पौधे लगाए नहीं गए हों। देखिए चलिए प्रवीण जैसे पूछ लेते, क्योंकि पौधों की राजनीति में संत भी मंत्री बन चुके हैं। सचिन जी आप एक बात ध्यान रखिए, इसमें आप बोलने नहीं देने। चलिए अवनीश जी आपने बहुत बोल लिया, चलिए बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। शब्दों को समझिए, बात है पौधों की जीवितता कि पौधे आपने लगाए कितने जीवित हैं। मैं बार बार कह रहा हूं पौधों की जीवितता। अरे आप पूरी तरह से समझा रहे हैं लेकिन अपने नेता की बात को नहीं समझ पा रहे हैं। प्रवीण जी क्या कहेंगे? जीवितता को लेकर सवाल कर रहे हैं। ये बायोलॉजिकल और फिजिकल ये अकेले कर सकते हैं, इनको 1-2 साल के लिए काम दे दिया जाए
कि ये पौधे गिनती का काम ये एक आध दो अपनी टोली को ले जाके कोई वेरिफिकेशन होता है क्या? जब उन्होंने उमंग सिंगार ने मंत्री ने कह दिया 3 करोड़ वन विभाग के, स्कूली शिक्षा विभाग के, शिक्षा विभाग के तमाम बच्चे, अरे एक मिनट, रिकॉर्ड में है। अरे यार अपनी चीज क्या है ये आपने बोल भी लिया, अब बोलने भी नहीं दे रहे। ठीक बात है कि अविनीश जी आप ऐसे हो गए हैं, ये ठीक है कि आप जो कर रहे हैं? अरे मैं कहाँ तो आप, अरे चलिए प्रवीण जी अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ, दिग्विजय सिंह जी ने अभी सुबह सिद्धू पे भी बयान दिया था जी, दिग्विजय सिंह जी ने वही उमंग सिंगार पे। और आप ये देखिए सचिन जी, जो उमंग सिंगार दे रहे थे तो शोभा ओझा बगल में खड़ी थी, दूसरे प्रवक्ता खड़े थे, पीछे भूपेन गुप्ता खड़े थे, मतलब उसको इतना लेके आए और वो गुस्से का। मुझे तो अभी भी लग रहा है कमलनाथ जी इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते। उद्योग विभाग की आज चर्चा चल रही थी, एक भी किसी उद्योगपति को दिग्विजय सिंह जी से नहीं मिलने दिया, न पूछा, क्योंकि उद्योगपति स्वयं कमलनाथ हैं, उनके उद्योगपतियों से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो ये 2 दिन से दिग्विजय सिंह, यह भी टीस होगी उनके मन में, तो जब वो टीस आती है तो कहीं ना कहीं वो लेके जाते हैं। मैं आप पर दूसरी बात, उन्होंने कहा उमंग सिंगार की बात, तो निश्चित ही उमंग सिंगार जो है सिंधिया खेमे से आते हैं। जब हो सकता है दिग्विजय सिंह जी पदयात्रा कर रहे हों, तो हो सकता है लेने ले जाने नहीं गए हों, उनके स्वागत में नहीं खड़े हैं, खड़ी गम्मा जो करते हैं वो नहीं किया उन्होंने, तो एक दर्द कहीं ना कहीं एक वो भी है। तो ये ऐसी बातें हैं और ऐसा करेंगे जब। और फिर मैं सुरेश जी की बात से इसलिए सहमत हूँ कि सदन के अंदर आपने जो बयान दे दिया उसके आप बाहर पलट रहे हो, आप फिर आप कह रहे हो शब्दावली, शब्दों से खेलना, ये गलत है। के अंदर रिप्लाई कीजिए अवनीश जी, समय की कमी है। सदन के अंदर दिया हुआ बयान अधिकृत माना जाता है, अगर उसके बात करोगे तो आपने सदन की मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए, और सदन की मर्यादा आपने खोई है। चलिए अवनीश जी जवाब देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे कहूंगा सिर्फ 2 बातें जी। क्या 6 किसानों की मौत नहीं हुई है, पहली चीज, और दूसरी चीज जितने पौधे लगाए गए थे उसमें से अगर 30% पौधे भी जिंदा हैं। आपके मंत्री को नहीं मालूम क्या? मंत्री ने ये कहा है, मंत्री के सामने सुनिए, देखिए पौधे की जीवंतता की रिपोर्ट, पौधे की जीवंतता की रिपोर्ट आप ध्यान रखिए। आपने सिर्फ कागजों में पौधे लगाए हैं, मंत्री जी तो कागजी रिकॉर्ड दिखेंगे ना, जिसमें रिकॉर्ड। चलिए मैं दोनों को रोकना चाहता हूँ। सुरेश जी क्या कहेंगे आप? इनका झूठ उजागर हो चुका है। चलिए, ये झूठी पार्टी हो गई है, ये झूठ उजागर हो गया। झूठ की पार्टी। चलिए मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, समय की भी कमी हमारे पास। अवनीश जी मैं रोकना चाहूंगा आपको, समय की भी कमी है हमारे पास, समय की कमी है, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। मंदिर बनाऊंगा, चलिए मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। नीले पन्ने लेके घूम रहे हैं प्रवीण जी, अवनीश जी, मैं दोनों के वॉल्यूम नीचे करवाता हूँ पीछे। हम फर्जी नहीं है। सुरेश जी क्या कहेंगे? आप फर्जी लोग हैं, लोन ही नहीं लिया है, फर्जी लोग हैं। अरे हम होते भारतीय जनता पार्टी। चलिए बोलिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रख के बोलिए। आप टीवी चैनल पे बैठे हैं, ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना कीजिए, और मैं दोनों को चुप होने के लिए कहूंगा। सुरेश जी, मेरे ख्याल से मैं भी चैनल में, सुरेश जी बोलिए। मैं भी आया हूं तो मुझे भी 2-3 बातें कह देने दीजिए। केवल राजनीति का मंच नहीं बनना चाहिए, थोड़ा बहुत बाकी लोगों को भी बोलने दे। दोनों से मेरा ऐसी हो रही है। दोनों, चलिए सुरेश जी बोलिए। नहीं सुरेश जी बोलिए। नहीं, देखिए क्या होता है कि जो जवाब है उसमें ये कहा गया है कि हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाई गई। ये शब्द जो है स्पष्ट करता है कि किसानों पर गोली नहीं चलाई गई, बल्कि हिंसक भीड़ पर चलाई गई है जी। तो यहाँ जो है, अच्छा मरने वाले फिर किसान हैं, तो यहाँ आकर के कंट्रोडिक्टरी मामला होता है। और जो जैन आयोग की रिपोर्ट है वो अपना परिणाम देगी, यदि उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो नया हो जाएगा। लेकिन कमलनाथ जी का जो ट्वीट आया है ना, वो एक संकेत दे रहा है जी कि किसी भी विषय को दबाने के लिए हम जांच की बात कर लें। मुझे लग रहा है कि कमलनाथ जी जब से आए हैं वो जांच ही कर रहे हैं। बड़ा कोई ऐसा आउटपुट जो देना चाहिए उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। क्यों आ रही दिक्कत मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जांच इतनी करा रहे हैं कि जांच ही संभालते रहेंगे। वो तो मुख्यमंत्री हैं, जांच मंत्री थोड़ी हैं जी। सुबह ट्रांसफर होता है, शाम को संशोधन हो जाता है, मान ले लेते हैं, तो ऐसे भी हैं। अच्छा, और फिर सुरेश जी को बात पूरी करने दीजिए, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। मैं किसी को अभी नहीं बोलने दे सकता हूं, सुरेश जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। सुरेश जी, नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है जब राजनेता इस तरह से बहस करते हैं, तो उसका जनता में संदेश जाता है कि जो मूल बिंदु है उससे हम हटके और राजनीतिक जो धमाचौकड़ी मचाने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा अच्छा भी लगता है। टीवी देखने वाले को शायद कैसा लगता हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारें बदलती हैं, सरकारें रिपीट होती हैं, आपको जनता के लिए काम करना चाहिए। देखिए अभी कमलनाथ जी का जो आउटपुट बाहर आ रहा है, 2 महीने में
कोई ऐसा आउटपुट मुझे नहीं लगता कि जिसको बहुत ज्यादा हम लोग उल्लेखित करें। देखने का नजरिया है, नहीं नजरिया देखने का नजरिया हो सकता है। जनता को 2019 के चुनाव निकट हैं, वो अच्छी भी बात है, आप अपनी बात पूरी। कांग्रेस विजयी हो, ज्यादा सीटें लेके आए, हमारे लिए हम जो है आपको जो है शुभकामना दे देंगे, शुभकामना देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता, वक्त बता देगा, इसका मतलब ये तो नहीं होता है। अरे बुंदेला जी आपने अपनी बात रख ली है, सुरेश जी को मैं राजनीतिक विवाद में पढ़ना नहीं चाहता, समय की बेहद कमी है। सुरेश जी मैं अपनी बात को यही रोक रहा हूं कि जो अब तो समय बढ़ाओ, जो विधानसभा का जवाब है उस जवाब ने कांग्रेस के उन आरोपों को खंडित किया है जो कांग्रेस चुनाव में लेकर के गई। चलिए जी, चलिए नापित जी आप समय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, होनी चाहिए। चलिए लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। अपनी वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखेंगे, हमारे पैनल में कौन वरिष्ठ है कौन छोटे हैं सबको। चलिए मैं आप दोनों को रोकना चाहता हूँ, मैं दोनों को रोकना चाहता हूँ, समय की कमी है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। अवनीश जी आपका भी शुक्रिया, सुरेश जी आपका भी शुक्रिया, इसके साथ ही प्रवीण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्लीन चिट पर कलह मच गई है, यहाँ पर टीवी शो में भी कलह एक तरह से मच गई है। एक तरह से बयान आता है, बयान के बाद मंत्री जी आते हैं, सफाई पेश करते हैं। अब देखते हैं आगे होता है क्या। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।